हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी वाला पार्ट कराया था। नाउ उसी को थोड़ा आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनर्जी एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन। तो एनर्जी जो है वो क्या होता है? -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना एनर्जी। तो हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो सकता है? तो जो हम एनर्जी बता रहे हैं वो तुम्हें याद रखना है ना। तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालें, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, दिस इज n = 1। तो इसका जो एनर्जी है वो कितना है? -13.6 होगा ना, बिकॉज जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी 1। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी निकालें, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू 1² n², n² मतलब 2²। तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालें, सॉरी थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकालें, तो एनर्जी क्या होगा? -13.6/9। तो ये हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकालें, तो क्या आएगा? -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। सो -13.6/16, दैट इज नथिंग बट 0.85, -0.85। और अगर हम n इक्वल टू इन्फिनिटी का एनर्जी निकालें, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो एनर्जी क्या होगा? एनर्जी हो जाएगा 0। ठीक है। तो देखो, यहां से भी हम देख सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे जैसे हम एन बढ़ा रहे हैं एनर्जी बढ़ता है। देखो, -13.6 से ज्यादा एनर्जी है -3.4 का, है ना? ऑब्वियसली है कि नहीं? -3.4 बढ़ा है ना, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज 13.6 बढ़ा है। बट साइन के साथ जब देखेंगे तो वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम एन बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी कब होगी? जब इन्फिनिटी है तब, है ना, और वो एनर्जी 0 हो। अच्छा, एनर्जी डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का देखो एनर्जी डिफरेंस क्या है। तो ये हम जब एनर्जी डिफरेंस देखेंगे तो ये आता है 10.2। ठीक है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकाला तो 10.2 आया। ऐसे ही फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो ये आता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही फर्स्ट एंड फोर्थ का निकालेंगे तो ये आता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर फर्स्ट और इन्फिनिटी का निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस तो ये आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो ये अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस आएगा और एनर्जी है। ओके, तो लिखो, फिर आगे चलेंगे।
हो गया सबका? ओके, तो देखो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस 10.2 है, फर्स्ट और थर्ड का 12.09 है, फर्स्ट एंड फोर्थ का 12.75 एंड फर्स्ट एंड इंफिनिटी का 13.6। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और उसको मैंने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको 10.2 देंगे तो वो उस एनर्जी को लेके सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाएगा? थर्ड ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन को 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देते हैं तो फोर्थ ऑर्बिट। समझ आया? अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा? तो देखो हमें यहाँ पर लगेगा यार हम 10.2 से ज्यादा दे रहे हैं, है ना? हम 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, मतलब हम 10.2 से ज्यादा दे रहे हैं। तो 10.2 से ज्यादा और 12.09 से कम, तो हमें ये लगेगा कि या तो सेकंड में रहेगा या इधर कहीं रहेगा ना, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में। लेकिन देखो अगर एनर्जी अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर एनर्जी अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट एनर्जी मतलब जो हम एनर्जी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये डिफरेंस वाली है, ठीक है? अगर अप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्ट एनर्जी अगर हम नहीं दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। ओके, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे उसको, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा। एब्जॉर्ब ही नहीं किया ना, ऑलरेडी वो फर्स्ट ऑर्बिट में था और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो किसमें रहेगा वो? फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा। ओके, तो अगर एनर्जी अप्रोप्रिएट है तो ही एब्जॉर्ब करेगा, अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ओके, तो अच्छा, अब देखो अगर हम अप्रोप्रिएट एनर्जी दे देते हैं, जैसे ये वाली एनर्जी दी 10.2 दी, तो सेकंड ऑर्बिट में गए। अगर हम 12.09 देंगे तो थर्ड ऑर्बिट, ठीक है? मान लो हमने 12.09 तो थर्ड ऑर्बिट में चला गया। लेकिन अब वो देखो जिस ऑर्बिट में वो गया वो उसका स्टेबल स्टेट नहीं है। उसका स्टेबल स्टेट क्या था जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में था, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है? तो अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होता, ये एक साइड स्टेट है ना, तो ये स्टेबल नहीं है, तो वापस इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले वाले ऑर्बिट में ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इधर गया लेकिन वापस जंप करके इधर जा जाए। तो जब वापस जंप करके आएगा तो कितना एनर्जी एमिट करेगा? ऑब्वियसली जितना एब्जॉर्ब किया था, ठीक है? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हायर से वापस लोअर में अगर आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। ओके, समृद्धि अप्रोप्रिएट एनर्जी जो है ना उसी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है अप्रोप्रिएट नहीं। ओके, 10.2 जो है वो एग्जैक्ट एनर्जी है, उसे लेने पर सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, 12.09 लेने पर थर्ड ऑर्बिट में, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेने पर कहीं नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी है, ठीक है? तो बीच में कभी इलेक्ट्रॉन रहता नहीं। तो अगर ये लोअर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गया तो 12.09 एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर वापस थर्ड से वन में आएगा तो 12.09 ही एमिट कर देगा। ओके, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू हायर ऑर्बिट called excited state by absorbing of photon by absorbing photon। अच्छा, वो जो हम एनर्जी दे रहे हैं किस फॉर्म में दे रहे हैं? लाइट के फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में, ठीक है?
तो बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर गया, कैसे? अप्रोप्रिएट एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर। बट एक्साइटेड स्टेट is not stable and electron jumps back to ground state by emitting photon of appropriate energy, ठीक है। तो जितनी एनर्जी का उसने एब्जॉर्ब किया था उतनी एनर्जी का फोटोन क्या कर देगा? एमिट कर देगा। क्लियर है सभी को? मतलब अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में गया, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब किया ना, फर्स्ट से थर्ड के लिए, है ना। तो वापस जब आएगा तो उतना ही क्या कर देगा? एमिट कर। प्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल? स्टेबल मतलब वहां पर रहेगा ही नहीं। ग्राउंड स्टेट जो है उसका स्टेबल स्टेट होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बाकी जगह वो नहीं रहता इलेक्ट्रॉन, या बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना कि थर्ड ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस है वो कम अट्रैक्ट कर रहा होगा ना। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, थर्ड ऑर्बिट में कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है उसे कम अट्रैक्ट कर रहा है, तो अभी वो उतना स्टेबल है नहीं इलेक्ट्रॉन। सोनस सर, व्हेन इज द एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल? एक्साइटेड स्टेट कभी स्टेबल नहीं होती, व्हेन इज द क्या? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अपने मतलब एक्चुअली देखो क्या है, स्टेबिलिटी जो है एनर्जी बेस्ड होता है ना। जितना कम एनर्जी किसी का रहता है उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। बट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कोई एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार कि एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वापस एनर्जी क्या करता है? एमिट करता है, लूज करता है। फोटोन एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है। ओके, तो देखो लिख लिया सबने? आगे चले।
यस प्रियस, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से वापस फर्स्ट में आ सकता है। एक और मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है, लेकिन हायर से वापस लोअर में आ जाएगा, क्योंकि हायर ऑर्बिट में जब वो रहेगा तो लेस स्टेबल रहेगा। अनिकेत, फर्स्ट ऑर्बिट में ही आएगा, मतलब क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट मोस्ट स्टेबल है ना, तो 1 से 2 में गया, देन 2 से 1 में आया, 1 से 3 में गया, 3 से 1 में आया, 1 से 4 में गया, 4 से 1 में आया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम बताएंगे उसी कि यार जाते टाइम तो डायरेक्ट जाएगा, जाते टाइम तो डायरेक्ट जाएगा, मतलब जाते टाइम तो वो क्या करता है, एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब रिटर्न आता है ना तो वो स्टेप वाइज आ सकता है। मतलब जाते टाइम वो जैसे 1 से 4 में गया, वो आगे बताएंगे, तो थोड़ा सा बता देते फिर भी। तो जाते टाइम वो 1 से 4 में गया, डायरेक्ट गया, आते टाइम हो सकता है 4 से 1 में स्टेप वाइज आ रहा हो। ठीक है, मतलब पहले 4 से 3 आ रहा हो, 3 से 2, 2 से 1। मम्मा तीसरी मम्मा हाँ तो देखो, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करके गया। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बोर, if electron jumps from lower orbit N1 to higher orbit N2 by absorbing photon of wavelength lambda, then तो देखो, पहले वो लोअर ऑर्बिट में था जिसको हम N1 बोल रहे हैं, उससे जंप करके हायर ऑर्बिट में गया जिसको हम N2 बोल रहे हैं। तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करके गया है, तो उसने क्या किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया, हम बोल सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो देखो, लोअर ऑर्बिट में उसका एनर्जी हम बोल देते हैं En1 था, फिर उसने क्या किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी बढ़ गया ना, कितना एनर्जी बढ़ा, जितना फोटोन का एनर्जी, मतलब hc/λ। अब ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में वो जंप करके गया उसका एनर्जी, मतलब En2। ओके, तो यहाँ से En2 माइनस En1 क्या आया, hc/λ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया N1 से N2 में, तो पहले उसका एनर्जी इतना था, फिर फोटोन एब्जॉर्ब किया तो इतना एनर्जी और आ गया, तो अभी उसका टोटल एनर्जी ये हो गया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, En2 के इक्वल। ठीक है, हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि En2 माइनस En1 क्या हो गया, hc/λ। En2 माइनस En1 मतलब हायर ऑर्बिट का एनर्जी, N2 इज हायर ऑर्बिट है ना, और N1 इज लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, मतलब फोटोन का एनर्जी। ठीक है, तो लोअर से हायर में जंप कर रहा है तो ये आया, अगर हायर से लोअर में करेगा तो ऊपर से नीचे जंप करेगा तो
वो भी देख लेते हैं। तो इफ इलेक्ट्रॉन jumps from higher orbit N2 to lower orbit N1 by emitting photon of wavelength lambda, then तो देखो अभी हायर ऑर्बिट से लोअर में जंप कर रहा है, ठीक है। तो पहले उसका एनर्जी है, पहले किस में था वो एन ऑर्बिट, उसके बाद जंप करके एन1 ऑर्बिट में आ गया। तो पहले उसका एनर्जी है En2, ठीक है। फिर वो जब जंप करके लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो क्या कर रहा है, फोटोन एमिट कर रहा है। फोटोन का वेवलेंथ लैम्बडा है, तो एनर्जी क्या होगा, एच बाय लैम्बडा। तो En2 माइनस एच बाय लैम्बडा, क्योंकि एनर्जी एमिट हुआ तो इतना एनर्जी भी इसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना एनर्जी था, फिर फोटोन एमिट हुआ तो मतलब इतना एनर्जी कम हो गया, तो फिर उसका नया एनर्जी रहेगा। और ये नया एनर्जी किसको होना चाहिए, किसमें जब करके आया हो, इसको मैं इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, जिससे ये आ गया रिलेशन जो ऊपर आया था, ठीक है। तो देखो चाहे लोअर से हायर में जंप करे या हायर से लोअर में जंप करे, दोनों केस में क्या आ रहा है, En2 माइनस En1 इज इक्वल टू बाय लैम्बडा। मतलब हायर ऑर्बिट का एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट का एनर्जी इक्वल टू एच बाय, ओके। तो हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी इज नथिंग बट एच बाय लैम्बडा, मतलब फोटोन का एनर्जी, ओके। ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट है ना, वो फोटोन की एनर्जी के इक्वल है। तो लिखो ये, फिर आगे चलेंगे। हो गया सबका। हाँ क्यों नहीं कर सकता, वो तो हमने लिखवाया ना यार, ये तो हमने लिखवाया ही है भाई। ये देखो क्या लिखवाया है, इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट एनर्जी।
ग्राउंड स्टेट में तो उसको आना ही है। तो करेक्ट नोट करो यार, अगर नोट्स ही रॉन्ग बनाओगे तो फिर कैसे चलेगा। समृद्धि NHC बाय लैम्बडा नहीं होगा एक्चुअली। NHC बाय, देखो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। ओके, प्रियस लोअर ऑर्बिट मतलब द इलेक्ट्रॉन इज मोर नियर टू न्यूक्लियस देन हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। यस ऑब्वियसली प्रियस, लोअर ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस के पास होगा, हायर ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया कि यार चाहे लोअर ऑर्बिट से हायर में जंप कर रहा हो या हायर से लोअर में, दोनों केस में फोटोन का जो एनर्जी एच सी बाई लेमड़ा वो क्या आ रहा है, En2 माइनस En1, मतलब हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब और एमिटेड इज इक्वल टू हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो किसके इक्वल आएगा, हायर ऑर्बिट एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट एनर्जी। तो देखो डेल्टा ई मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो अगर ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं तो जो एच सी बाई लैम्बडा उसको भी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना पड़ेगा। तो याद है एच सी बाई लैम्बडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता था, याद है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या फॉर्मूला था एच सी बाई लैम्बडा का, 12400 बाई लैम्बडा, याद आया। और यहाँ पर लैम्बडा किस में होता था, एंगस्ट्रॉम में होता था, याद आया कि नहीं आया। तो अगर हमें एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता है, तो ऑब्वियसली हम फोटोन का वेवलेंथ वगैरह निकाल सकते हैं। ओके, तो डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 12400 बाय लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी डिफरेंस पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब या एमिट हो रहा है उसका वेव भी निकाला जा सकता है। हो गया सबका। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं अभी।
डिटरमाइन wavelength of photon absorbed if electron jumps from first orbit of hydrogen to second orbit. तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किया उसका वेवलेंथ क्या हो? एंगस्ट्रॉम में क्या होगी वैल्यू? एंगस्ट्रॉम में बता दो। यस करेक्ट है, मीका करेक्ट है। यस श्रेयस करेक्ट है। आहान करेक्ट है। कशिश करेक्ट है। समृद्धि करेक्ट है। शौनक करेक्ट है।
बिल्कुल रॉन्ग है। हाँ तो चलो करा देते, काफी लोगों का करेक्ट है। तो देखो क्या है, हमारे पास एनर्जी डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट क्या है। फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6 है, एंड सेकंड ऑर्बिट का क्या है, -3.4 है कि नहीं। तो डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 10.2 इज इक्वल टू 12400 बाई लैम्बडा, और यहाँ से लैम्बडा हमें डायरेक्ट किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्बडा इज 12400 बाई 10.2। तो ये कितना आता है, दिस इज 1215 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सबको। हो गया सबका, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन wavelength of photon emitted when electron jumps from fifth excited state to second excited state of Li2 positive। तो Li2 पॉजिटिव की फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा।
आहान करेक्ट है, मृदुल करेक्ट है। समृद्धि करेक्ट है। ठीक है, तो काफी लोगों का करेक्ट है, काफी करूंगा यार। देखो यहाँ पर जो आंसर है वो वही है जो पहले वाले क्वेश्चन आंसर, सेम आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट में था पहले। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ यार? सिक्स्थ ऑर्बिट हुआ ना। उससे जंप करके गया वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हुआ? थर्ड ऑर्बिट। तो सिक्स ऑर्बिट में कितना एनर्जी है? -13.6। अब देखो हमने Li2 कॉस्ट लिया है, तो मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ये आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ पर जब हम एनर्जी निकालेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये कितना आया? दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है अपने पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है, तो 10.2 इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्बडा। यहाँ से लैम्बडा कितना आएगा? इट इज 1215 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो तुमने मे बी मैक्सिमम लोगों ने जो मिस्टेक किया है वो आई थिंक यहाँ पर किया। फिफ्थ एक्साइट स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट ले लिया होगा, और सेकंड एक्साइट स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट ले लिया होगा। यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक कर दिया होगा। तो फिफ्थ एक्साइट स्टेट मतलब सिक्स्थ ऑर्बिट, और सेकंड एक्साइट स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। तो सिक्स्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है। सिक्स्थ ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो कितना है, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लो, तो दोनों का एनर्जी हमें मिल गया। उसका डिफरेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज -13.6 ना। तो सिक्स ऑर्बिट का -3.4 है, एंड थर्ड ऑर्बिट का -13.6 है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना हो गया? 10.2 हो गया। ठीक है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है, तो लैम्बडा क्या आ गया? 1215। क्लियर है सबको? चले आगे।
अनिकेत हो गया? वो अनिकेत, ओके। सो नाउ देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहां पर जाएगा? कहां पर जाएगा वो? इन्फिनिटी पर जाएगा। इन्फिनिटी मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं एटम की सरफेस या एटम से बाहर निकल गया। ओके, तो ये जो एनर्जी है जिसको देने पर वो इन्फिनिटी पर चला गया या एटम की सरफेस पर चला गया, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from atom is called ionization energy। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है? हाइड्रोजन के लिए कितना एनर्जी लग रहा है? हाइड्रोजन के लिए लग रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा, जब हम यहाँ पर एनर्जी निकाल रहे थे तो ये जस्ट हमने हाइड्रोजन की निकाली, ये जितनी भी एनर्जी हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है? 1। अगर इसको यूज करके बाकी का एनर्जी निकालना है ना, तो जस्ट तुम्हें क्या करना, जेड स्क्वायर ले लेना मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का तो जेड 1 था, बाकी के लिए निकालना तो जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो हमें निकालना है ये वाली एनर्जी निकालना है, फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस निकालना है लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए, तो क्या आएगा? फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट का, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस, इट इज 12.75 इंटू जेड स्क्वायर। और जेड स्क्वायर कितना हो गया? लिथियम 2 पॉजिटिव का निकाल रहे हैं तो 3 स्क्वायर। समझ आया? तो ये जो हमने एनर्जी बताई थी, ये हाइड्रोजन की बताई थी। अगर किसी दूसरे का निकालना है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर कर, तो बाकी का आ जाएगा। ओके, सो अब देखो सेम चीज हम अगर यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी लग रहा है 1 टू इन्फिनिटी का 13.6, बाकी का कितना लगेगा? मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ओके, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में है। आयनाइजेशन एनर्जी किसी का भी निकालना है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर हो गया। यस प्रियस, वो मैं बताऊंगा अभी। तो नाउ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो एनर्जी को, जो हमारे पास एनर्जी होती है, क्या होती है एनर्जी? इट इज माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार? हमें पता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर जो है ये क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी हो गया ना। ठीक है, तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? तो आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाय एन स्क्वायर इज एनर्जी। ओके, जस्ट इसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बाय एन स्क्वायर। तो अगर हमें किसी का आयनाइजेशन एनर्जी पता है, किसी एलिमेंट का अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी पता है, तो उसको यूज करके उस एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं?
एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का। ठीक है, मान लो इसका एग्जांपल ले कि मान लो किसी का आयनेशन एनर्जी, मान लो 400 यूनिट है, किसी का आयनेशन एनर्जी मान लो 400 यूनिट है, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो गया, इट इज -400/1। अगर हमें मान लो निकालना है थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, तो वो क्या होगा, -400 डिवाइड बाय, सॉरी नॉट आयनेशन एनर्जी, वो तो आयनेशन एनर्जी था। हमें अगर अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, हमें अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है तो ये हो गया। अगर हमें थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी मान लो निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ आयनेशन एनर्जी बाय एन स्क्वायर, बाय एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? तो अगर किसी का आयनेशन एनर्जी हमें पता है, ओके, तो उस आयनेशन एनर्जी को यूज करके हम उस एलिमेंट का किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकाल, ओके। तो आयनेशन एनर्जी वैसे ऑब्वियसली होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर किसी एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी उन्होंने खुद ने दे दिया, तो हम उस एलिमेंट का एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का। क्या करना है, माइनस ऑफ आयनेशन एनर्जी बाय एन स्क्वायर करना है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लेके बताया। ठीक है, किसी ने हमें आयनेशन एनर्जी दिया क्या, 400 यूनिट है, किसी एलिमेंट का आयनेशन एनर्जी क्या है, 400 यूनिट है मान लो, तो उसका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, -400। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, -400/3 स्क्वायर। ओके, हो गया सबका? नाउ अब देखो, अगर हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दे, मान लो हमने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोजन को 13.6 से ज्यादा दिया, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो क्या होगा, अगर आयनेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा,
तो देखो अगर 13.6 से पड़ेगी जॉब करेगा, लेकिन अगर कितनी भी एनर्जी हो, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं हमने 14 वोल्ट दिया, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें 13.6 वो यूज करेगा इन्फिनिटी तक। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन में से अभी क्लियर है? अभी भी ब्रेक हो रही है? क्लियर है ना अभी? और हाँ, 36 से ग्रेटर एनर्जी दें तो जब, अगर क्या जब नहीं करेगा लेकिन ग्रेटर एनर्जी दिया तो वो एनर्जी मतलब 13.6 यूज तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जैसे यहाँ पर हमने दिया स्टील क्रैकिंग, फिर से क्रैक हो रहा है क्या? अभी भी क्रैक हो रहा है? क्लियर है? ओके, सो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया तो इन्फिनिटी पे गया, लेकिन अगर उससे ज्यादा दिया तो उसे वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से 13.6 यूज करेगा वो सरफेस तक आने में। ओके, सरफेस तक आने में 13.6 यूज किया, और बचा हुआ जो एनर्जी है तो बचेगा यहाँ पर इतना बचेगा। तो ये जो बचा हुआ एनर्जी है ये कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी। इसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। ये हम बोल सकते हैं इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। तो आयनेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। कम एनर्जी की बात करेंगे तो कम में क्या है, कम, अगर हम आयनेशन एनर्जी से कम एनर्जी देंगे तो अप्रोप्रिएट एनर्जी होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा देंगे तो कितना भी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, एनी एनर्जी, एनी एनर्जी आयन एनर्जी out of this आ रही है? हेलो,
आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? ओके, तो हम क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब एंड ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी out of this ionization energy is used to bring electron till surface and remaining energy is converted into kinetic energy is liberated from atom with this kinetic energy. ठीक है, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है इस काइनेटिक एनर्जी से एटम से बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी देंगे तो अप्रोप्रिएट एनर्जी हमें देना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा एनर्जी दिया तो कितना भी एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी वाली एनर्जी वो यूज करेगा सरफेस तक आने में, एंड जो बचा हुआ एनर्जी है उस एनर्जी से वो बाहर निकल जाएगा, और ऑब्वियसली बचा हुआ एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। वेदिका हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमने आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी दिया तो अप्रोप्रिएट एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी, तो उससे कम देंगे तो अप्रोप्रिएट देना पड़ेगा, लेकिन 13.6 से ज्यादा देंगे तो कितना भी एनर्जी दे उसको एब्जॉर्ब करेगा। मतलब मान लो हमने 13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो एब्जॉर्ब करेगा, 13.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो एब्जॉर्ब करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो एब्जॉर्ब करेगा। समझाया? कितना भी एनर्जी दे दे उसको एब्जॉर्ब करेगा ही। अब उसमें से क्या है 13.6 जो है वो यूज करेगा सरफेस तक आने में, तो इतनी एनर्जी से वो सरफेस तक आ जाएगा, एंड बचा हुआ जो एनर्जी है तो 13.6 मान लो हमने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया तो कितना एनर्जी बच गया? इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो कि कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो बचा हुआ एनर्जी है वो होगा काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1.4 हो जाएगा अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं हाइड्रोजन को।
हो गया सबका? हो गया सबका? चले आगे। ओके, नाउ ये क्या? हाँ तो हम क्या बता रहे थे? स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे। आवाज आ रही है सभी को? तो देखो, हम जब प्रिज्म पर लाइट डालते हैं तो वो लाइट क्या होती है, डिविएट हो जाती है। मतलब ऐसे जानी चाहिए थी बट ऐसे नहीं जाती है, अलग अलग एंगल पर क्या हो जाती है, डिविएट हो जाती है वो। इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, तो अलग अलग वेवलेंथ जो है अलग अलग एंगल पर क्या होगी, डिविएट होगी। तो इसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। फिर ये जो डिस्पर्स लाइट है, इसको अगर हम आगे फोटोग्राफिक प्लेट पर लेंगे, फोटोग्राफिक प्लेट, पीपी फोटोग्राफिक प्लेट,
तो उस पर हमें अलग अलग कलर दिखाई दे, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ओके, तो if light of different wavelength falls on prism, then it gets deviated the phenomena is called dispersion of light. The phenomena is called dispersion of light. Now if this dispersed light is taken on photographic plate, in the increasing or decreasing order of frequency or wavelength, कुछ भी ले लो, then it is called, then arrangement is called स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। जो भी हमारे पास डिस्पर्स लाइट से हमारे पास ऑब्वियसली अलग अलग वो आई होंगी, वेवलेंथ आई होंगी। ठीक है, रेड लाइट अलग से डिवेट हुई होगी, वॉयलेट अलग से हुई होगी, ग्रीन अलग से हुई होगी। तो ये जितनी भी अलग अलग लाइट हमारे पास आई है, इन सभी को हम या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ले लें, तो हमें जो मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पर, वो क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। हो गया सबका। लिखो वृष्टि।
ओके, तो नाउ जैसे देखो हमारे पास ये प्रिज्म है, इस पे हमने लाइट डाली, तो ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें अलग अलग वेवलेंथ है, वो डिविएट होंगी, और ये ऐसे जा रही है, तो ये जो है दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, इसको डेल्टा बोल देते, इसको हमने डेल्टा बोल दिया, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। तो यहाँ पर हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है। अब देखो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी होगा किसी लाइट का, उतना ज्यादा एंगल से डिविएट होगा। अब देखो रेड से लेकर वॉयलेट में अगर हम देखें तो किसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। देखो हमें पता है इसकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। ओके, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं है? तो एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होगा, ये हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड अगर हम वेवलेंथ की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब देखो जब हम बात करते हैं विबग्योर वाले पार्ट की, तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है यार? इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वॉयलेट का। किसका होता है? वॉयलेट का। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेड का। तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका एंगल ऑफ डिविएशन सबसे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा, तो वॉयलेट सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट होगा, मतलब नीचे वॉयलेट आएगा। फिर उससे कम एंगल से जो डिविएट होगा वो इंडिगो होगा, फिर उससे कम एंगल से जो डिविएट होगा ब्लू होगा। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम ऐसे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की तो ऐसे आए। समझ आया? वॉयलेट सबसे नीचे रहेगा बिकॉज जो सबसे ज्यादा एंगल से डिविएट हुआ। तो इस टाइप से हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या मिलेगा? स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। क्लियर है सबको? ओके, तो ये हमारे पास फोटोग्राफी प्लेट पर क्या आ जाएगा? स्पेक्ट्रम आ जाएगा। सबसे ज्यादा एंगल से कौन डिवेट हुआ? वॉयलेट। और सबसे ज्यादा सबसे कम एंगल से रेड डिवेट होगा। ओके, तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज होमवर्क में कुछ ज्यादा है नहीं। हमने जो कल डिस्कशन किया था तो उसमें दो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे, वो दोनों क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो होमवर्क में फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का 28 एंड 32। ठीक है, आज का होमवर्क यही है। ठीक है, अब हम स्पेक्ट्रम को आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब हम तुम्हें बताएंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे वो आता है। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय।